अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। आज 5 जुलाई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ सुबह मिडल ईस्ट की 11 बड़ी अहम खबरों के साथ, जहां हम बात करेंगे मिस्र में सन्नाटा टूट गया है। हसन तहरीक की धमाकेदार वापसी, इख्वानी रेजिस्टेंस ने माहौल गरमा दिया है। वहीं हम बात करेंगे ईरान ने इजराइल के ऑर्बिट 5 ड्रोन को मार गिराया, इलेक्ट्रॉनिक में जबरदस्त फतह हासिल की है। वहीं हम बात करेंगे ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की सख्त वार्निंग, दोबारा हमला हुआ तो जवाब और वसीय और सख्त होगा। वहीं हम बात करेंगे इजराइल ने रामला के 10,000 साल पुराने ताइबे गांव को जलाकर राख कर दिया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे इस्लामी जिहाद का शुजाइया ऑपरेशन, करीबी टकराव में दर्जनों इजरायली फौजी हलाक हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हसन तहरीक की वापसी, इख्वानी रेजिस्टेंस फिर से सरगर्म। नाज़रीन, मिस्र में एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर सामने आ रही है। सालों की खामोशी के बाद हसन तहरीक, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का फौजी पंख मानी जाती है, अब दोबारा सरगर्म हो चुकी है। इस ऐलान के साथ ही मिस्र की सियासत और सिक्योरिटी दोनों हलकों में हड़कंप मच गया। हसन की वापसी का मतलब यह है कि एक पुराना और बंद हो चुका मुकदमा फिर से खुल गया। यह ऐलान इस बात की गवाही दे रहा है कि इख्वानी तहरीक अब फिर से रेजिस्टेंस की राह पर है और यह वापसी सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहेगी। हुकूमतें बोले ना बोले, पर रेजिस्टेंस चुप नहीं बैठेंगे। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान ने आज एक अहम फतह का ऐलान किया है। इजराइल का ऑर्बिटर 5 जासूसी ड्रोन, जो ताज़ा तरीन मगरबी टेक्नोलॉजी से लैस था, उसे ईरानी इलेक्ट्रॉनिक जंग में नज़्म नस्क से नकारा बना दिया गया है। सबसे अहम बात यह कि ड्रोन को बिला किसी नुकसान के गिराया गया, यानी ईरान अब बतौर सबूत दुनिया के सामने पेश करेगा। ये वही ऑर्बिटर 5 है जो इजरायली दुश्मन इलाकों में खुफिया निगरानी और हमले के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान का दावा है कि इससे ये साबित होता है कि अब वो इजरायली तकनीकी दखलंदाजी को रोकने में पूरी तरह काबिल है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरानी सदर डॉक्टर पेजेश्किन और इको ममालिक के रहनुमा की चाय की महफिल में शरीक हुए। नाज़रीन, अज़रबैजान के खांदिक शहर में होने वाले इको समिट में पहले एक खूबसूरत दास्ताना मंजर सामने आया। ईरान के नए सदर डॉक्टर पेजेश्किन और इको तंजीम के तमाम ममालिक के सरबराहन ने चाय की टेबल पर गुफ्तगू की। किस तरीके से तस्वीरें सामने आएगी, सौहार्दा एक बेहतरीन मंजर देखने को मिला, जहां रसब तैयब अर्दोगान, अज़रबैजान के तमाम लीडर और ईरान के सदर उस मौके पर मौजूद रहे। इको समिट से पहले ये दोस्ताना बैठक बताती है कि सियासत साथ साथ इंसानी राब्ते भी कितने अहम होते हैं। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान की इजराइल को 2 टूक वार्निंग, दोबारा हमला किया तो जवाब और सख्त होगा। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में तनाज़ा और बढ़ता जा रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाक्रिया ने इजराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने दोबारा कोई हमला किया तो इस बार ईरान का जवाबी वार न सिर्फ ज्यादा सख्त बल्कि कहीं ज्यादा व्यापक होगा। जनरल का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब इजराइल और ईरान के दरमियान तनातनी एक नए मोड़ पर है। ईरानी फौजी क़यादत ने साफ कहा है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मजलूमियत की हदें पार की गई तो जवाब ऐसा होगा जिसे तारीख याद रखेगी। हालत नाजुक है और इलाका एक बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ा है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, इजराइल ने जलाया रमला का 10,000 साल पुराना गांव। नाज़रीन, फ़लस्तीन के रमला सूबे में वाक़े ताइबे गांव को इजरायली फ़ौज ने आग के हवाले कर दिया। एक ऐसा गांव जिसकी तारीख तकरीबन 10,000 साल पुरानी है, एक मुक़द्दस सरजमीन जहां कभी हजरत ईसा मसीह ने कदम रखे थे। ये वही ताइबे हैं जिसे दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा ईसाई बस्ती माना जाता है। मगर अफसोस, इस खौफनाक जुल्म पर मगरिबी मीडिया बिल्कुल खामोश है। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, ना कोई इंसानी हमदर्दी। मगर ये आग नहीं बल्कि इंसानियत को जलाने वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर बोलना ज़रूरी है। वहीं आप छठी खबर देखिए, गजा में इंसानी मदद बन गई मौत का मैदान, 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, वो सिर्फ इसलिए कि रोटी की तलाश में निकले थे।
एक दिल दहला देने वाला मंजर गजा से रिपोर्ट सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर का कहना है कि मई के आखिर हफ्ते में अब तक कम से कम 613 फलस्तीनी उन जगहों पर शहीद हो चुके हैं जहां लोगों को इंसानी मदद यानी खाने का सामान और दवाएं तकसीम की जा रही थी। गजा की सेहत वजारत ने यह तादाद और भी ज्यादा है, 652 शहीद और 4500 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं WHO का कहना है कि जुनूबी गजा का नासिर अस्पताल अब एक बेकाबू जख्मी वार्ड बन चुका है। WHO के नुमाइंदे रिक पिपरकॉर्न का कहना है कि यह अस्पताल अब एक बड़ी ट्रामा यूनिट बन गया है। ज़्यादातर जख्म UN नहीं बल्कि गैर संगठित राहत रेजिस्टेंस दे रहे हैं, जहां अमन का दावा था लेकिन अब मौत बरसाई जा रही है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा, शेख नईम कासिम की दो टुक। जो लोग ये कह रहे थे कि हिजबुल्लाह डर गया अब सरेंडर कर देगा, साफ तौर पर मना कर दिया कि पीछे नहीं हटेंगे कदम हमारे। लेबनान का दिफा किसी बाहर की मंजूरी पर का मोहताज नहीं है और इस्लामी रेजिस्टेंस हर उस तजवीज़ पर बात करने के लिए तैयार है जो हकीकत दिफाई हल पेश करे। अपनी ताज़ा तकरीर में शेख कासिम ने एक बार फिर साफ कहा, जो लोग हमसे हथियार डालने की मांग करते हैं उन्हें पहले इजरायली कब्जा हटाने की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ना कि अपने ही हमवतन से सरेंडर की गुजारिश करें। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और उसके हामी दुश्मनों से नहीं डरते और जो लोग अपने विदेशी आकाओं के पीछे छिप रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार है। शेख कासिम ने दो टुक लहजे में कहा, हमारी कामयाबी जमीन की आज़ादी से तय होगी, ना कि दुश्मन की रजामंदी से, और हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर कोई गुलामी कबूल करना चाहता है तो उसको उसका फैसला मुबारक, मगर हमारा गुलामी करने का तरीका नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान के जमहूरी निजाम का हिस्सा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। वो पार्लियामेंट में मौजूद है, हुकूमत का हिस्सा है और कौमी डायलॉग के लिए हर वक्त तैयार रहता है और ज़रूरत पड़ी तो अपनी आवाम के लिए हथियार भी उठाता है। आखिर पैगाम साफ दिया, हम यहाँ हैं, नज़दीक हैं, बातचीत के लिए हाजिर हैं, जिसे आना है आओ, मगर रेजिस्टेंस और हथियार हमारी सलामती का हिस्सा है और इस पर कोई सौदा नहीं होगा। कान खोल करके डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू सुन ले। वहीं आप 8वीं खबर देखें, ईरान ने दुश्मनों को साफ और बेहद साफ पैगाम दिया है, अगर अगली मर्तबा हमारी सरजमीन पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जो तारीख में मिसाल बन जाएगा। ये ऐलान किया है इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने, जो अलमायदीन चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, अब हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं बची। नईनी ने बताया कि हालिया जंग के में ईरान की फौरी और मुनज़्ज़म कार्रवाई ने दुश्मन को सारी हिकमत अमली को नाकाम बना दिया और ईरान ने इस जंग में तकरीबन 2000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे इजरायली कब्जे फ़लस्तीनी इलाकों पर और ज़्यादातर अपने निशाने पर लगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी कमांडरों को निशाना बनाकर जो बेजा कोशिश की गई उससे न तो ईरान की लीडरशिप हिली और ना ही फौजी अमल में कोई खलल आया है। आज खौफ में कौन है, ईरान या उसके दुश्मन? जवाब दिया है, दुश्मन है जो अब ईरान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई से कांप उठा है। इस बीच रहबर इनकलाब ने सीनियर मुशीर अली लारिजानी से भी पर्दा उठाया। इजराइल और अमेरिका का प्लान था कि ईरान की हुकूमत को 5 दिन में गिरा दिया जाएगा। यहाँ तक कि आयतुल्लाह खामेनी साहब को निशाना बनाने की साजिश भी शामिल थी, मगर 21 जून को हालत बदल गए जब वसीले आने लगे और 23 जून को खुद तेल अवीव सीज़फायर की भीख मांगने लगा। तो कौन डरा हुआ है? वहीं आप 9वीं खबर देखें, हमास का जवाब। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस तहरीक हमास ने जुम्मे की शाम ऐलान किया कि उसने ताज़ा जो डील है उसकी अंदरूनी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं और अपने लोगों से बैठ कर के बातचीत जारी है। हमआहंगी के बाद अपना जवाब वसीलों को सौंपा जाएगा कि करना क्या है एक्चुअल में। हमास ने तस्दीक की है कि उसका जवाब मुस्बत और ज़िम्मेदाराना है और उन्होंने फौरी तौर पर तजवीज़ की अमली तामील के लिए बैठक शुरू करने की पेशकश की है जो अपने लोगों से है। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव ने हमास का जवाब कबूल कर लिया है, उस पर गौर व फिक्र शुरू कर दी है। इस्लामी जिहाद ने भी तस्दीक की कि तहरीक रेजिस्टेंस पूरी संजीदगी से फायरबंदी के लिए ताउन कर रहा है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, इजरायली फ़ौज पर करीबी हमला, दर्जनों हलाक या जख्मी। नाज़रीन, गजा के शुजैया इलाके में एक और इंतहाई नौयत की कार्रवाई सामने आई है। सराया अल कुदूस, जो कि इस्लामी जिहाद का फौजी पंख है, उसने शुजैया के मशरिकी हिस्से में इजरायली फौज और उसकी अदालत हर्ब
को जमीनी तौर पर सीधा नुकसान पहुंचाया। फायरिंग की, घुसपैठ की कोशिश थी, वहां बमों से उड़ा दिया गया, मिसाइलें दागी गई। इस ऑपरेशन की पेशगी मंसूबाबंदी की गई थी और दुश्मन को हुज्जत से घेर लिया गया। उन्होंने यह दावा किया कि इजरायली फौज के कई जवान और अफसर या तो हलाक हुए या बुरी तरीके से जख्मी हैं। अब हमास कह रहा है कि एक यूनिट जब चलती है तो आप लोगों के पास भी इतना दिमाग है कि एक यूनिट में कोई अकेला सिपाही तो चलता नहीं है, तकरीबन 15 से 20 या 30 फौजी चलते हैं। अब एक यूनिट जब चल रही है जहां गाइडेड बिछाए गए हैं, मिसाइलें पहले से बिछा दी गई हैं, ज़मीन के अंदर बारूद बिछाए गए हैं और फिर उसके बाद बारूद से जब विस्फोट होता है तो क्या एक ही सैनिक हलाक होता है? इसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर कुछ कुत्ते के बच्चे जो नए नए पैदा हुए हैं उन्हें ये लगता है कि हमास के जो हमले हैं वो झूठे हैं। आप पिट रहे हैं, मुसलमान पिट रहा है तो हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। मेरी नज़र में आप पिट रहे हो, आप मार रहे हो, ये कभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पैटर्न ही इजराइल और अमेरिका का अपना रखा है। क्योंकि कुत्ती मीडिया में उन्हें पहले ही बोलता हूं और ये वही कुत्ती मीडिया के निकले हुए कुत्ते के बच्चे हैं जो हमास के हमलों को हजम नहीं कर पा रहे। वहीं आप आखिरी और 11वीं खबर देखें दोस्तों, गजा की सूरत हाल पर बनी हुकूमती जायजा मीटिंग एक खुले टकराव का मंजर बन गई है, जहां नेतन्याहू और फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर और कुछ शदीद इंतहा पसंद वुजरा के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई है। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक, इब्राहिम के मुताबिक, बैठक में हजारों फलस्तीनी अफराद के जबरी जनूब गजा में मुंतकिल करने और शुमाली हिस्से को महसूर करने की तजवीज़ पेश की गई, जिस पर ज़मीर ने सख्त एतराज़ किया। बेन गफिर और स्मोत्रिच ने फौज पर इल्ज़ाम लगाया, तुमने वो नहीं किया जो वादा किया था, जिस पर जनरल ज़मीर का जवाब था कि हमने अपना हर मिशन अंजाम दिया है और हमारे सिपाही मैदान में कुर्बानी दे रहे हैं, तुम्हारे कौन से बच्चे वहां मौजूद हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा, मुझे इंतजामी फौजी निज़ाम नहीं चाहिए, मगर एक बड़ी आबादी वाला इलाका मैं महदूद करना चाहता हूं। तो ज़मीर ने दो टुक कहा, भूख और गुस्से में डूबे लाखों अफराद को कंट्रोल करना आसान नहीं है, ये फौज के खिलाफ बगावत में बदल सकता है। और जिस दिन आम जनता टूट पड़ी, ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। इसलिए अपनी कुत्ते पने वाली जिद को छोड़िए और साफ तौर पर जो चीजें हो रही हैं उसे अंजाम दीजिए, वरना आपका भी राजनीतिक जनाजा तो निकलना है जंग रुकने के बाद, और जो बची कुसी हम लोगों की बची है वो भी मिट्टी में मिलाने का काम आपके द्वारा जारी है। जिसके बाद नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि मैं पहले अपने बाप ट्रंप से इजाज़त लेकर के आ जाऊं, फिर कोई फैसला लिया जाएगा कि असल में करना क्या है। नाजरीन, जो देश ये दावा कर रहा है कि वो लेबनान में जीत गया, वो ईरान में जीत गया, वो गजा में जीत गया, और कुछ तो ऐसे भी आए थे 21-22 महीने की जंग के दौरान कि भैया कब्जा हो गया, बेशक से 85% कब्जा हुआ है गजा, पर उसी गजा में जो 15% बचा है उसमें अभी भी रेजिस्टेंस ने अपने पैर ऐसे गाड़ दिए हैं कि दर्जनों दर्जनों सिपाही हलाक हो रहे हैं और आंखों में आंखें डाल करके हमला कर रहे हैं फौजियों के ऊपर, जिसने रूह तक को कपा दिया है। और अबू उबैदा का बयान साफ है कि अगर आपको अपनी जंग लंबी करनी है तो अपने काले बैग को तैयार करके आएं, क्योंकि ये जमीन जो है कब्रगाह बना दी जाएगी आपके फौजियों के लिए। एक तरफ नेतन्याहू है जिसकी बात पर आपको यकीन करना है करिए, मरेंगे 10 बताएगा 1, या वो भी नहीं हुआ भैया, घायल हुआ था, कोमा में गया, दोबारा आ गया 2 दिन के बाद, उसे हमने स्टील से ठोका पीटा, हथौड़े से उसे फिर मरम्मत कर दी और दोबारा जंग के मैदान में उतार दिया। और 22 महीने की जंग के दौरान हकीकत ये है दोस्तों कि जो इजरायली फौजी पहले गजा जा चुके हैं अब वो तौबा कर रहे हैं कि भैया नेतन्याहू के चक्कर में हमें मरना नहीं है। और जो लोग तौबा कर चुके हैं तो नेतन्याहू के पास चारा ये है कि जो नए नौजवान बच्चे हैं इजराइल के 18 साल के, 16 साल के, अगर आप अभी की रिपोर्टें देखें उठा करके कई महीनों की, तो महज इजरायली फौज में मरने वाले फौजियों की जो उम्र है 13 साल से लेकर के 20 साल के बीच में है। तो सोचिए किस तरीके से बड़ा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ रहा है। ये है तमाम ज़मीनी रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।